माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, इस कोरोना महामारी के चलते आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया गया है, किंतु हम आपकी क्लासेज में आपकी कक्षाएं नहीं लगा सकते, इसलिए ऑनलाइन कक्षाएं, जैसा कि पहले सेमेस्टर में हमने कुछ वीडियो बना के आपको अपलोड किए थे, तो सेकंड सेमेस्टर में भी आपको वीडियो व्हाट्सएप और यूट्यूब के माध्यम से आपको हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहले तो आपको पांचों पेपर बता दूं। आपके सेकंड सेमेस्टर में 5 पेपर हैं। आईपीसी या लॉ ऑफ क्राइम्स शिखा मैडम पढ़ाएंगी। कॉन्ट्रैक्ट 2 राहुल सर पढ़ाएंगे। लीगल लैंग्वेज, लीगल राइटिंग एंड जनरल इंग्लिश वो मैं पढ़ाऊंगा। मुस्लिम लॉ नवराज जी पढ़ाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1 डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा पढ़ाएंगे। जैसा कि मैंने बताया, आपको लीगल लैंग्वेज का पेपर मेरे पास है और इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, हम दोनों लॉ के टीचर हैं और इसमें एक लीगल लैंग्वेज का पेपर है, इसलिए लॉ का टीचर ही कोई ना कोई लॉ की अंग्रेजी पढ़ाएगा। हम लोग बेसिकली कोई इंग्लिश के टीचर हैं नहीं, तो हम आपको ज़्यादा ग्रामर या जो इसमें वर्बल फिलॉसफीज और लीगल सिलोजिज्म वगैरह है वो सब तो नहीं पढ़ा सकते, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको लीगल वर्ड्स, लीगल मैगजीन्स, ट्रांसलेशन वगैरह की, लीगल एसेज वगैरह लिखने के बारे में आपको हम मार्गदर्शन दे सकें। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आपके सिलेबस में कुछ वर्ड्स हैं, लीगल वर्ड्स और लीगल मैगजीन्स हैं। तो जो वर्ड्स दिए हुए हैं लीगल, इसमें परीक्षा में आपको केवल इन्हीं को तैयार करना है। पुस्तक में आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, वो सारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सिलेबस में पढ़े दिए हुए ये वर्ड्स तैयार कर लेते हैं तो दिस इज सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस। इसमें आपको अंग्रेजी में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, जैसे लीगल वर्ड्स के बारे में कुछ वर्ड्स आएंगे, उनको आपको इंग्लिश और हिंदी में एक्सप्लेन करना है और उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। इसके बाद पेयर ऑफ वर्ड्स आते हैं, जहाँ पर 2 वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका मीनिंग अलग होता है। उनको वाक्यों में प्रयोग करके और इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके उसमें हमको उनको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए फेयर, फेयर एक फेयर होता है FAIR फेयर और एक फेयर होता है FARE फेयर, दोनों का मीनिंग अलग है। तो एक फेयर किराया होता है, एक फेयर का मतलब अच्छा या उचित होता है। इनको आप इंग्लिश में जब यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, इनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और एग्जामिनर ये समझ सकता है कि हाँ, द स्टूडेंट नोज अबाउट दिस वर्ड्स। इसी प्रकार कुछ 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, जहाँ पर कई शब्दों के लिए एक शब्द दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए बहुत सारे लोगों का कत्ल या नरसंहार, जिसके लिए एक शब्द है जेनोसाइड। इसी प्रकार ऐसी कोई गलती जो, ऐसा कोई व्यक्ति जिसको कोई सुधार नहीं हो, ऐसी कोई गलती जो सुधार ही ना कर सके, इसके लिए एक शब्द होता है इनकरेजिबल। तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी एक प्रश्न आता है। कुछ लैटिन मैगजीन्स होते हैं हमारे लॉ की लाइफ में, एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, एज ए एडवोकेट और एज ए जज हमको बहुत सारे मैगजीन्स देखने को मिलते हैं और उन मैगजीन्स का निर्णयों में भी प्रयोग होता है। इसलिए उन लीगल मैगजीन्स, लीगल लैटिन मैगजीन्स का भी हमें कुछ ज्ञान होना जरूरी है। ऐसे कुछ लैटिन मैगजीन्स हमारे सिलेबस में है जो कि मैं आपको पढ़ाऊँगा। इसके अलावा ट्रांसलेशन आते हैं, इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश। ये ट्रांसलेशन आपको ऐसे या प्रेसी राइटिंग आती है। प्रेसी राइटिंग कोई पैसेज आएगा, उसमें आपको पैसेज पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना होगा। ऐसे आएगा किसी लीगल टॉपिक पर, आपको निबंध लिखना होगा अंग्रेजी में और वो निबंध आप लिखेंगे। कुछ एप्लीकेशन या राइट ए लेटर टू ए एडिटर ऑफ योर डेली न्यूज़पेपर और लाइकवाइज राइट ए लेटर टू ए रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी। ऐसा कोई पत्र या एप्लीकेशन लिखने को आपको कहा जा सकता है। तो इस प्रकार आपका ये इंग्लिश का पेपर आपको पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको बताना शुरू करूँगा आपके लीगल वर्ड्स। लीगल वर्ड्स जो सिलेबस में दिए हुए हैं, सबसे पहला वर्ड है अबेट। अबेट का मतलब होता है उत्प्रेरण। उत्प्रेरण को आप कह सकते हैं किसी व्यक्ति को किसी अपराध को या आपराधिक कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करना। इसका इंग्लिश में अगर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो इसको हम कह सकते हैं टू इंस्टिगेट समवन टू कमिट ए क्राइम।
किसी अपराध को करने के लिए किसी को प्रेरित करना, उकसाना। ये इंस्टिगेट के बजाय आप यहाँ पर इंसाइट भी कर सकते हैं, दोनों का मतलब एक है। किसी व्यक्ति को अपराध के लिए उत्प्रेरण करना या अपराध करने के लिए उत्प्रेरित करना। लॉ में ये एक ऑफेंस या अपराध होता है। किसी व्यक्ति को अपराध को उत्प्रेरित करना भी अपराध होता है। अब इसका आपको यूज लिखना है, तो यूज हम कह सकते हैं इट इज एन ऑफेंस टू अबेट ए क्राइम। किसी अपराध का उत्प्रेरण भी अपराध होता है। दूसरा यूज आप लिख सकते हैं अबेटमेंट ऑफ ए क्राइम इज ए पनिशेबल ऑफेंस। इज ए पनिशेबल ऑफेंस। अब ये इसका एक्सप्लेनेशन और यूज दोनों हो गया। ऐसे ही आपको वर्ड्स के मीनिंग बता दो, इसको वर्ड्स के मीनिंग और इनका यूज आपको बताना पड़ेगा। दूसरा शब्द है हमारा abstain। abstain को हिंदी में कहते हैं प्रविरत रहना। प्रविरत रहना मीन्स अपने आप को किसी काम को करने से रोकना। जो काम हमें करना है वो काम हम ना करें। अगर मुझे क्लास में जाना है और मैं क्लास में नहीं जा रहा हूँ, इसका मतलब आई एम abstaining फ्रॉम गोइंग टू क्लास। तो कई बार कोई व्यक्ति कोई काम करता है, उसको तो करता है, लेकिन नहीं करता तो उसको कहते हैं, जो काम उसको करना चाहिए था वो नहीं कर रहा तो उसको कहते हैं abstain कर गया। वो नहीं abstain कर गया। कई बार हम देखते हैं संसद या विधानसभा में किसी पार्टी का कोई सांसद या विधायक वोट नहीं करता तो उसको हम कहते हैं ये abstain फ्रॉम वोटिंग। आपको ध्यान होगा संसद में एक बार मोदी गवर्नमेंट के पहले टेन्योर में एक बार नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था और भारतीय जो बीजू जनता दल के सदस्यों ने उसमें abstain किया था। उन्होंने न पक्ष में वोट दिया न विपक्ष में वोट दिया। ऐसे कई बार कोई पार्टी abstain करती है, जब वो न पक्ष में वोट देती है न विपक्ष में वोट देती है, तो ऐसे उसको abstain करना कहते हैं। आप इसको अंग्रेजी में लिख सकते हैं to forbear to do something। किसी काम को करने से अपने आप को रोकना, स्वयं को रोकना। यूज कर सकते हैं BJD members abstain voting in पार्लियामेंट। ये इसका यूज हो गया। बता दूं कितने मिनट हो गए विक्रम जी? 8:30 में और चल जाएगा एक। अगला वर्ड है accomplish। accomplish का अर्थ है हिंदी में सह अभियुक्त, सह अपराधी या सह अभियुक्त, सह अपराधी। एक्कम्प्लिश उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी अपराध को करने में किसी का साथ देता है। को एक्यूज्ड भी कह सकते हैं। एक्कम्प्लिश को एक्यूज नहीं होगा शायद। एक्कम्प्लिश मीन्स ए पर्सन who is involved with someone else in the commission of an offense। ऐसा व्यक्ति जो किसी अपराध को करने में किसी व्यक्ति का सहयोगी है, उसको एक्कम्प्लिश कहेंगे, सह अपराधी। जिसको अंग्रेजी में हम लिखेंगे ए पर्सन involved with another in the commission of an offense।
इन दी कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, किसी अपराध को करने में दूसरे व्यक्ति के साथ जो मिलजुल कर सहयोग करता है उस व्यक्ति को हम सह अपराधी या एकम्प्लिस कहते हैं। यूज के लिए आप देखेंगे एकम्प्लिस की गवाही, सह अपराधी की गवाही दूसरे अपराधी को सजा दिलाने के काम में ली जा सकती है। कन्फेशन कई बार होता है, व्यक्ति अपराध की संस्वीकृति कर देता है। कई व्यक्ति अपराधी होते हैं, उसमें एक व्यक्ति जो साथ देने वाला है अगर वो संस्वीकृति करता है अपराध की, तो उसकी संस्वीकृति दूसरे अपराधियों को सजा दिलाने के भी काम आ जाती है। इसको कहते हैं कन्फेशन ऑफ एन एकम्प्लिस इज ए रिलेवेंट और एडमिसिबल ऑफ एविडेंस अगेंस्ट एक्यूज। या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एकम्प्लिस की साक्ष्य पर किसी अभियुक्त को कन्विक्ट किया जा सकता है। आप इसको यूज करिए। एन एक्यूज्ड कैन बी कन्विक्टेड on the basis of confession of an accomplice। अगर कोई सह अभियुक्त या सह अपराधी कन्फेशन करता है, संस्वीकृति करता है अपराध की, तो उसके बेस पर दूसरे अभियुक्त को भी कन्विक्ट या दोष सिद्ध किया जा सकता है। ये इसका यूज हो गया। ठीक है, बस करें। 3 हुए।